वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फो। आप सभी का स्वागत है और आई होप कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। मैं जैसा कि हमेशा आप लोगों की खैरियत पूछता रहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग घर पे स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। और फॉर स्टूडेंट्स यही पॉइंट है, यही टाइम है अपनी मेहनत को और निखारने का, अपने कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने का। यही मेरा 12 पॉइंट है। जस्ट इट्स नॉट ए फॉर्मेलिटी। ये मैं बार बार आपको इसलिए कहता हूँ ताकि एक रिमाइंडर के तौर पर आपको ध्यान रहे कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, तो उसको ढंग से पढ़ने का समय है। एंड फॉर दो स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड दैट यस दिस सब्जेक्ट इज डिफिकल्ट फॉर देम, कोई भी सब्जेक्ट हो, अदर फिजिक्स केमिस्ट्री और व्हाटएवर, तो उनके पास टाइम है उस सब्जेक्ट को इजी बनाने का। क्लियर? और लिटरली बता रहा हूं कि मेहनत करने से ही जो है डिफिकल्टीज जो हैं वो दूर होती हैं, कहने से दूर नहीं होती। तो इसीलिए प्रैक्टिकली अपने काम पर फोकस कीजिए, समय दीजिए खुद को और खुद के लिए, जो आप लोग आगे जीवन में बनना चाहते हैं उसके लिए। और ऐसा तभी होगा जब आप अपनी स्टडी के साथ अपने साथ जस्टिस करेंगे। क्लियर? और जस्टिस कैसे करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो आप लोग अपनी स्टडी पे लगाएंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। For 11th class students, today we will discuss some topics. That is, first is numericals on mathematical tools. ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, मैथमेटिकल टूल्स हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स उस पे करेंगे। सेकंड, वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर? थर्ड, व्हाई वी नीड वेक्टर्स, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फोर्थ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। फोर्थ क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पे आपको फोकस करना है, समझना है इस चीज को। नाउ सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन। एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया है विद इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, with initial velocity u such that it attains height h which is equal to ut minus half gt square। यानी कि, और ये आई होप कि आपको ये याद होगा कि ये इक्वेशन आपके लिए नया नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर? तो h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, ये इक्वेशन हमारे सामने है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट्स, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है। अब देखो, अगर आप क्वेश्चन के ऊपर फोकस करके सिचुएशन को समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, लाइक ये पेन, इसको थ्रो करेंगे तो थ्रो करते वक्त इसको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी ना। अब मैं कहता हूं कि ये मेरे हाथ पे रखा हुआ है और मैं कहता हूं कि ये ऊपर जाना है, इसको ऊपर फेंकना है इसको, तो क्या ये अपने आप चला जाएगा? नहीं। वी प्रोवाइड सम इनिशियल वेलोसिटी, वी प्रोवाइड सम इनिशियल वेलोसिटी अगेंस्ट द ग्रेविटी।
तो जितना जहां तक ये जाएगा मतलब मैक्सिमम हाइट तो अटेन करेगा ही, हाइट अटेन करके लास्ट में फिर बॉडी वापस नीचे तो आती है। वो जो उसने हाइट अटेन की है उसको हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में दिखाया, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपके लिए नया नहीं है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 9th क्लास में मोशन के चैप्टर में ये इक्वेशन ऑफ मोशन जरूर आई थी, और ये 11th क्लास में भी आएंगी अब अच्छे से। ठीक है, इलेबोरेट करूंगा मैं इसको ढंग से, आप लोगों को हर चीज समझाऊंगा इसके बारे में। तो फिलहाल ये इक्वेशन है h, और इक्वेशन में इस इक्वेशन में हर एक टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, माइनस हाफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही, ऊपर की तरफ थ्रो किया, उसको थ्रो किया है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी एक्सेलरेशन माइनस जी, दैट्स व्हाई माइनस जी। यहां तक तो ठीक है। फिर ये कह रहा है कि वो टाइम निकालो जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब टाइम निकालना है भाई, कोई ना कोई टाइम तो रहा होगा जब अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, आने तक का टाइम ही, थ्रो करने से लेकर के मैक्सिमम हाइट तक जाने तक का टाइम, मैक्सिमम हाइट तक जाने तक का टाइम। तो इसको मैथमेटिकली कैसे करना है? ठीक है, मैथमेटिकल टूल की हेल्प से कैसे करना है, तो ध्यान से सुनिए। इसने हमें बोला टाइम निकालना है टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। हमें इस फॉर्मूले से पता ही नहीं कि वो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, नंबर 1। नंबर 2, इस इक्वेशन में कौन कौन कांस्टेंट हैं पहचान होनी चाहिए। u इनिशियल वेलोसिटी, जिससे हमने थ्रो किया, तो वेलोसिटी चाहे वो 10 मीटर पर सेकंड हो वो तो फिक्स होगी ना, इनिशियल तो फिक्स हो गई। वो बात की बात है कि वो ऊपर जाते जाते कब हो जाएगी, पर फेंकते वक्त तो एक ही वेलोसिटी थी ना, कांस्टेंट। g 9.8 होता है, वो भी कांस्टेंट। ठीक है, हम इतनी हाइट तक भी नहीं जा रहे, तो भी मैं आपको बात बता रहा हूं, जहां तक g की वेरिएशन नहीं होती। तो वेरिएबल कौन है? टाइम। वो तो होना ही था, जब थ्रो करना शुरू किया, जब थ्रो किया तब टाइम कुछ और था, जब वो हाइट तक पहुंच जाएगा तब टाइम कुछ और होगा। तो टाइम वेरिएबल हुआ कि नहीं हुआ? और यहाँ हाइट भी वेरिएबल हुई, क्योंकि हाइट ही मैक्सिमम थोड़ी ना है। मैक्सिमम तो वो बोल रहा है, हमें थोड़ा पता है कि मैक्सिमम हाइट है। ये हाइट तो इतनी सी भी हो सकती है, ये हाइट तो ये भी हो सकती है। कहाँ लिखा हुआ है कि मैक्सिमम हाइट है? बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ कि मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट पे टाइम कितना होगा, मैक्सिमम हाइट की तो कंडीशन भी और होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है, अब सॉल्यूशन देखिए इसका। मैथमेटिकल इक्वेशन है, एक वेरिएबल h है, दूसरा t है। ठीक है, तो आपको मैं याद दिला देता हूं मैक्सिमा और मिनिमा। अब बारी आ गई है इस मैक्सिमा और मिनिमा को मैथमेटिकली अप्लाई करने की। एंड यू नो वेरी वेल कि मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन पे dy by dx इक्वल टू 0 था। अब वहां पे dy by dx क्यों था? क्योंकि हमारे पास एक स्केल पे y था और एक स्केल पे x था, y x पे डिपेंड करता है, तब हमने dy by dx लिया। सेम चीज यहां कैसे अप्लाई करेंगे? y भी एक वेरिएबल है जो कि x पर डिपेंड करता है, तो यहाँ हाइट वेरिएबल है जो टाइम पे डिपेंड करता है। तो जो जिस पर डिपेंड करता है उसके विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, dh by dt। ठीक है, मैं पहले बता देता हूं तरीका। मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था, इतना लंबा चौड़ा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूं कि जब उसने मैक्सिमम हाइट है कहा है तो उस हाइट का डिफरेंशिएशन कर दो, लेकिन किसके विद रिस्पेक्ट में? टाइम के विद रिस्पेक्ट में। कैसे? क्योंकि वेरिएबल टाइम है उसके अकॉर्डिंग, और इसने हमसे टाइम ही पूछा है, कितने टाइम में वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। तो ऐसे में dh by dt क्या लिखना है? फॉर मैक्सिमम हाइट पुट dh by dt इक्वल टू 0। मतलब इस इक्वेशन का टाइम के अनुसार डेरिवेटिव करो,
और उसको 0 के बराबर पुट कर दो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा आपने पढ़ा कि मैक्सिमा मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर भी dy बाई dx 0 था, मिनिमा पे भी dy बाई dx 0 होता है, लेकिन क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जा रहा है तो वो मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, तो इसलिए हम मैक्सिमा की बात यहाँ पर कर रहे हैं। मिनिमा के लिए भी ये आता है dh बाई dt अगर बोलते ना, मतलब कोई और क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो dh बाई dt इक्वल टू 0, यहाँ इतना ही करना है। देखो कैसे, d बाई dt और h का फॉर्मूला क्या है, u इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट करना उसको। ठीक है, मैंने तो हाइट की जगह फॉर्मूला लिख दिया उसका ये, और इक्वल टू 0 ये मैंने आपको शो करके दिखा दिया। अब डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन दोनों के पास जाएगा, u मल्टीप्लाई t, तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, सिंपल u आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों। फिर माइनस हाफ g मल्टीप्लाई में t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t एंड दैट इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद 2 से 2 कैंसिल, u इक्वल टू g इंटू टी, माइनस जी टी था ना, उधर जाके प्लस जी टी। अपने को क्या निकालना है, टाइम। अब तो आ गया क्या कि t इक्वल टू u बाई जी, t इज इक्वल टू u बाई जी। तो दिस इज द आंसर। क्यों, कैसे, इसने पूछा क्या हमसे? इसने हमसे पूछा है बच्चों टाइम निकालो जिस पर हाइट मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम हाइट पर, अब आप सोचे दो चीजें, सबसे जरूरी चीज मैं भाई सिर्फ वही टाइम ले रहा हूं कि ऑब्जेक्ट तो जा रहा है ऐसे, बात हम स्लोप की कर रहे हैं, है ना, प्रैक्टिकल समझे, ऑब्जेक्ट तो जा रहा है ऐसे, तो यही तो फिजिक्स है, यही तो फिजिक्स में मैथ का रोल है कि प्रैक्टिकली ऑब्जेक्ट तो जा रहा है ऐसे, लेकिन जब उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे h और t के बीच में, हाइट और टाइम के बीच में, तो जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा तो कहीं ना कहीं ऐसा कर्व जरूर आएगा जहां स्लोप h का t के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। इसीलिए ये पॉइंट है कि फिजिक्स में मैथ्स की एंट्री कैसे हो, समझ नहीं बात, कईयों को समझ में नहीं आता है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड यू। क्लियर? सो दिस इज द आंसर कि जिसमें इसने ये पूछा फाइंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। मैं फिर से कह रहा हूं, दिस इज नॉट ए मैक्सिमम हाइट, दिस इज द हाइट एट एनी टाइम t, बट द टाइम जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो दैट इज u बाई जी। हाँ, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये जवाब हमारे पास आ गया, लेकिन फिर भी क्योंकि आगे काम आएगी चीजें, ये मत सोचिएगा ये एग्जांपल यहां पे हो गया, इसका कंसेप्ट यहीं तक खत्म है, बिल्कुल नहीं, आगे काम आएगी। अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और क्या हो सकता था कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम निकाल लिया, तो इस क्वेश्चन में ये भी कह सकता था also फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, चलो ठीक है भाई, फिर टाइम निकल गया मैक्सिमम हाइट तक जाने का, तो मैक्सिमम हाइट भी निकाल दो। तो कैसे निकालेंगे, अब क्या सोचना है, हो तो गया क्या फर्स्ट पार्ट ये, अब सेकंड पार्ट जैसे कि मैंने क्वेश्चन के हिसाब से बना दिया ये। क्या बच्चों, ध्यान से देखना, आप समझना इस बात को। टाइम आ गया तो इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये आ जाएगा h मैक्सिमम विच इज इक्वल टू u, क्योंकि ये टाइम कौन सा है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने तक का टाइम है, उसमें पुट कर देंगे तो हाइट भी मैक्सिमम आ जाएगी। तो h मैक्सिमम बराबर u मल्टीप्लाई u अपॉन में g, u/t हो गया, माइनस हाफ g t स्क्वायर, मतलब u स्क्वायर अपॉन में g स्क्वायर। समझ गए होंगे कि स्क्वायर क्यों आया, t स्क्वायर था ना यहाँ पे, देखो, तो इसीलिए एक g से एक g कैंसिल, u मल्टीप्लाई u दैट इज u स्क्वायर बाय g माइनस u स्क्वायर बाय 2g। बताओ
ये 1 है और इसके नीचे 2 है, यूज करवाए जो कि नीचे 2, तो ये हाफ है। 1 माइनस हाफ हाफ रहता है, तो मैक्सिमम हाइट क्या आ गई बच्चों? देयरफॉर h मैक्सिमम इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। आई होप आपको समझ में आया होगा, डेफिनेटली समझ में आया होगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को फिजिक्स के अकॉर्डिंग समझा, कैसे हमने इसकी मैक्सिमम हाइट को स्लोप के अनुसार फाइंड आउट करके जीरो के इक्वल पुट करके कैसे हमने टाइम निकाला मैक्सिमम हाइट तक, और फिर उस टाइम का इस्तेमाल करके कैसे हमने मैक्सिमम हाइट को निकाला। तो स्क्रीन को पॉज करके इस फर्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेटल रिंग इज बीइंग हीटेड। एक मेटल रिंग को गर्म किया जा रहा है so that at any instant of time t, at any instant of time t, the area of ring is given by is a equal to, ये इक्वेशन है इसकी, a equal to 3t square plus t by 3 plus 2, 3t square plus t by 3 plus 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कहता है what will be the rate of increase of area, what will be the rate of increase of area, what will be the rate of increase of area at t equal to 10 सेकेंड। ठीक है, मतलब जब 10 सेकंड का टाइम होगा उस वक्त उसका एरिया कितनी स्पीड से जो है वो बढ़ रहा है 10 सेकंड पर हमें बताना है। खैर, क्वेश्चन को करने से पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, स्टूडेंट्स देखिए, एक बात बताइए, मेटल की रिंग है, उसको गर्म करेंगे और गर्म करेंगे तो क्या होगा? मेटल की रिंग है और उसको गर्म किया जा रहा है, और आप सबको पता भी होना चाहिए किस एरिया की बात हो रही है। पता है, ये जो रिंग है ना, रिंग, इस रिंग का आप एरिया देख रहे हो, सर्कल का एरिया देख रहे हो ना। अगर मैं इस मेटल को गर्म करना शुरू कर दूं तो ये क्या होगा? ये रिंग फैलना शुरू हो जाएगी, एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी हीट की वजह से, जिसकी वजह से इसका एरिया बढ़ेगा, क्योंकि अभी छोटा सर्कल है, जब ये थोड़ा बड़ा होगा, एक्सपैंड होगा, इमेजिन कीजिए, तो इसका सर्कल का जो शेप है वो बड़ा हो जाएगा, तो मतलब बड़ा सर्कल बनेगा तो बड़ा एरिया बन गया, मतलब एरिया बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम हीट लगातार देते जा रहे हैं। तो ऐसे में एरिया ऑफ रिंग इज गिवन बाय a इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस t बाय 3 प्लस 2, यानी कि ये क्या है? ये एरिया टाइम के साथ कैसे बढ़ रहा है। देखो, यही इंटरेस्टिंग है फिजिक्स में। मैं बार बार यही कहता हूं कि फिजिक्स की थ्योरेटिकल फिजिक्स तो ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकल फिजिक्स को आप लोग फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे, लेकिन मैं बार बार जोर पता किस लिए दे रहा हूं
बिकॉज यू आर गोइंग नाउ इनटू अ न्यू एरा। आप लाइफ के टारगेट को लेकर के अब यहां से चल रहे हैं, तो इसलिए आपकी जो सोच है वो फोकस होनी चाहिए। आपके दिमाग में ये सोच होनी चाहिए कि ये चीज कैसे हो रही है, बिकॉज हर चीज को समझेंगे तब जाकर के बात बनेगी। ठीक है जी, हीट है, देखो प्रैक्टिकली है, हीट है, दिया रिंग को, एक्सपेंशन होगा, एरिया बढ़ेगा। उस एरिया का रिलेशन टाइम के साथ क्यों? क्योंकि हम हीट लगातार देते जा रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ टी हम कह सकते हैं कि एरिया डिपेंड ऑन टाइम। बिल्कुल सही बात है, टाइम बढ़ रहा है मतलब हीट दे रहे हैं तो एरिया बढ़ रहा है। 3t² + t/2 + 3, ये की रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन है कि एरिया टाइम के साथ मैथमेटिकली कैसे रिलेट कर रहा है। तो सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, राइट, पॉइंट टू बी नोटेड, नॉट इंक्रीज, नॉट ऑफ एरिया। सिर्फ ये एरिया की बात नहीं कर रहा है, ये क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, मतलब एरिया के बढ़ने की दर, एरिया के बढ़ने की स्पीड। और एरिया के बढ़ने की स्पीड का मतलब क्या होगा, यू नो वेरी वेल। ये पूछ रहा है dA/dt निकालिए, क्योंकि dA चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dt, ठीक है, तो दिस इज व्हाट, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया dA/dt। लेकिन किस समय पर, 10 सेकंड पर, यानी कि जब से उसको गर्म करना शुरू किया तब से लेकर के जब 10 सेकंड हो गए थे, जब टाइम 10 सेकंड के करीब हो गया था, तब उसका एरिया कितनी स्पीड से बढ़ चुका था, ये हमें निकालना है। dA/dt निकालना है कितने सेकंड पे, 10 की टाइम की वैल्यू 10 सेकंड पे, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और बिल्कुल आना भी चाहिए। सबसे पहले अब dA/dt निकालते हैं, dA/dt, ठीक है ना, समझ गए ना, dA/dt क्यों निकालना है, कैसे समझे, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया मतलब क्या होता है, dA/dt चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑन टाइम सॉरी। तो d/dt एरिया क्या है आपके पास, देखिएगा 3t² + t/3 + 2, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है बताइए, दिस इज डिफरेंशिएशन, तो तीनों का डिफरेंशिएशन करो, 3t², 3 मल्टीप्लाई में t² का डिफरेंशिएशन 2t, t/3 का डिफरेंशिएशन, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन 1 मल्टीप्लाई 1/3 1/3, 2 कांस्टेंट है तो 0, 3 × 6t + 1/3। तो ये क्या आ गया, dA/dt आ गया। क्वेश्चन हो गया क्या, नहीं, थोड़ा सा रहता है, क्या रहता है, एट t = 10 सेकेंड, एट t = 10 सेकेंड dA/dt इज इक्वल टू 6 × 10 + 1/3, 60 + 1/3, so you can say that 181/3, which is near about 60.3 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि जो एरिया बढ़ रहा है वो उसका एरिया कैसे बढ़ रहा है, 60.3 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि डी मतलब एरिया डिवाइड बाय सेकेंड, एक सेकंड में इतनी स्पीड से उसका एरिया बढ़ रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको कितनी स्पीड से हीट किया जा रहा है। तो बच्चों ये कोशिश की है मैंने आपको डिफरेंशिएशन पर बेस्ड एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन को समझाने की। स्क्रीन को पॉज कीजिए और उस क्वेश्चन को नोट कीजिए। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से कर रहे हैं, टाइम जब भी लग रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा क्या है, थर्ड क्वेश्चन में है फाइंड द एंगल ऑफ टेंजेंट, फाइंड द एंगल ऑफ टेंजेंट ड्रॉन
टू द कर्व, टू द कर्व y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद है एट द पॉइंट 1 1, एट द पॉइंट 1,1 विद x एक्सिस। ठीक है, विद x एक्सिस, ये क्वेश्चन है। ठीक है, घूम गए होगे, सिंपल स्टेटमेंट है। और इसी को तो बोलते हैं सच, इसी को तो बोलते हैं घुमाना। उसने बोल दिया फाइंड द एंगल ऑफ टेंजेंट, अच्छा, टू द कर्व, अच्छा, एट द पॉइंट 1 1 विद x एक्सिस। ठीक है, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 ये दिया हुआ। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना बस। मैं इस क्वेश्चन के करवाने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये कोई कर्व है। ठीक, अब मुझे यहां पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ करते करते नीचे तक ले आया मैं, तो x एक्सिस के साथ उस टेंजेंट ने ये एंगल बनाया। कहने को मैं ये भी कह सकता था कि यहाँ जो टेंजेंट ड्रॉ किया ना, यहाँ x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेता, जो भी एंगल थीटा आ जाता। क्या कहते हैं इसे बच्चों, क्या कहते हैं इसे? स्लोप। मतलब इस पूरी लाइन का मतलब जो है, फाइंड द एंगल ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व, डायरेक्ट लाइन क्या कह सकता था कि फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल टू दिस वन एट पॉइंट दिस वन। बस बताओ। लेकिन उस पूरी स्टेटमेंट को कैसे इसने थोड़ा सा लेंथी कर दिया कि फाइंड द एंगल ऑफ टेंजेंट ड्रॉन। अरे भैया, टेंजेंट ड्रॉ किया किस लिए जाता है? जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी कर्व पे, तो वो उसका स्लोप ही तो बताएगा एट दैट पॉइंट, एंड दैट स्लोप इज नथिंग बट एंगल थीटा। एंड यू नो वेरी वेल, एंड यू शुड नो वेरी वेल, द सॉल्यूशन इज व्हाट? कर्व दिया हुआ है अपने को y इक्वल टू दिस वन 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, कर्व दिया हुआ है, और किसी भी कर्व का स्लोप निकालने का तरीका m इक्वल टू टेंजेंट थीटा इक्वल टू dy बाय dx। ये तो सिखाया आपको डिफरेंशिएशन फॉर्म में, भूल गए क्या? लास्ट लेक्चर में क्या था? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में मैंने आपको ये बताया था कि डिफरेंशिएशन मतलब dy बाय dx इज आल्सो टेल अस अबाउट द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट। हाँ या ना बोलो? यस, यही आएगा, dy बाय dx आएगा। तो समझ गए होंगे आप, किसने एंगल पूछा है थीटा और कर्व दे रखा है, तो हमें क्या करना है? dy बाय dx निकाल करके उसको टेंजेंट थीटा के बराबर पुट कर देना है। तो चलिए आइए dy बाय dx निकालते हैं। तो dy बाय dx, y की वैल्यू क्या है देखिए पहले, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। इस रिजल्ट को आप नाम दीजिए 1 और लिखिए हम जानते हैं, वी नो। मुझे कई बार तो लगता है मुझे लिखना चाहिए आई नो, कई मोस्टली बच्चे लिख रहे होंगे कि वो हमें तो पता ही थे। तो वी नो m इक्वल टू टेंजेंट थीटा dy बाय dx। तो ऐसे में डिफरेंशिएशन करेंगे 3x स्क्वायर का 6x माइनस 7। ठीक है, हो गया क्या ऑप्शन? लेकिन पॉइंट्स भी तो हैं, कितना 1 1। क्या करें अब? 1 1 में पहला x1, दूसरा y1, y तो है ही नहीं इसमें, y तो है ही नहीं, तो अब क्या करोगे? x की वैल्यू 1 पुट कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा? dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, 6 माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा। एंड नाउ नथिंग इज, you can say, difficult here. What? Put dy by dx equal to tangent theta. So what? Tangent theta equal to minus 1, because dy by dx equal to tangent theta होता है।
अब टेंजेंट थीटा -1 है, ये कैसे निकालें? 1 तो पता है सभी को, क्या? टेंजेंट 45 डिग्री। सवाल वो नहीं है, सवाल -1 निकालने का है। -1 कहां होता है टेंजेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है नेगेटिव होता है। तो -1 को कैसे रिप्रेजेंट करें? उसमें कर सकते हैं, देख लो कैसे कर सकते हैं। देखो -1 है, तो अगर कोई मुझसे ये कहे आई कैन राइट एट टेंजेंट 180 डिग्री -45 डिग्री, तो क्या रहे? माइनस टेंजेंट 45 आएगा ना, 180 माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। ऐसा कुछ गिवन नहीं था हमारे पास, तो -1 का मतलब माइनस टेंजेंट 45 था, लेकिन मैंने माइनस को खत्म करने के लिए क्या लिखा? टेंजेंट 180 माइनस 45, और 180 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 135। सो टेंजेंट थीटा टेंजेंट 135, टेंजेंट से टेंजेंट, सॉरी फंक्शन कैंसिल नहीं होता, फंक्शन सेम, सो एंगल विल बी सेम। ऐसे कभी नहीं करना कि फंक्शन कैंसिल करना, नहीं नहीं, फंक्शन को कैंसिल नहीं करना, वो तो जस्ट एक इक्विवेलेंट होता है ना। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखते हैं, फंक्शन टेंजेंट एंगल कैंसिल, थीटा विल 135। सो द फाइनल रिजल्ट इज थीटा इज इक्वल टू 135। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरी लाइन का मतलब क्या है। फाइंड द एंगल ऑफ टेंजेंट ड्रॉन का मतलब है स्लोप, मतलब m, मतलब टेंजेंट थीटा, मतलब d by dt। सो बच्चों, pause the screen and note down these questions। आई होप आपको तीनों न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, और आने भी चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, कोई मुश्किल भी नहीं है, बेसिक है। कैसे डिफरेंशिएशन को इंप्लीमेंट करना सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है, कैसे उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं हम लोग। अगला टॉपिक आते हैं। अगला टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, इंपॉर्टेंट है, नया है, पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन जरूरी, ठीक है, बेसिक है ये। दिस इज आल्सो वन ऑफ द बेसिक टॉपिक दैट वी आर डिस्कस, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। वेक्टर्स एंड स्केलर्स, ठीक है, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। सो स्टूडेंट्स, वेक्टर्स क्या है, इस पर जाने से पहले आप फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मेजर करते हैं, एवरी क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। बस हमें यह ध्यान रखना है कि किसी क्वांटिटी को मेजर करते वक्त अगर उसमें डायरेक्शन का रोल हो, डायरेक्शन का रोल हम डिसाइड नहीं करते हैं, ऑब्वियसली ये क्वांटिटी का नेचर डिसाइड करता है, क्वांटिटी का नेचर डिसाइड करता है कि वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है या नहीं। अब उससे पहले किसी ने पूछ लिया कि व्हाई वी नीड वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स मतलब दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ये नया चैप्टर आपके लिए, मैथमेटिकल टूल्स के बाद आपको नया चैप्टर क्या लिखना है, हेडिंग बना करके वेक्टर्स, इस तरह से लिख लेना, वेक्टर्स, ठीक है, दिस इज न्यू चैप्टर फॉर यू। उसके बाद शुरू करना है आपको। वेक्टर्स क्या होते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction,
which have magnitude as well as direction. For example, are called vectors. देखेंगे are called vectors. ठीक है, समझ में आ गया आपको और आना भी चाहिए. are called vectors. तो for example that is displacement, velocity. कुछ कुछ याद आता रहेगा आपको, पहली बार सुना समझो आप नाम ये. फोर्स, बात समझ में आ गई. ठीक है, फिर इसके बाद स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स क्या होते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, यानी कि जिनके ऊपर जिनके जो डायरेक्शन डिपेंडेंट ना हो. क्लियर? जो क्या ना हो, डायरेक्शन डिपेंडेंट ना हो. दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have what magnitude only, which have magnitude only called scalars. ठीक है, एग्जांपल में क्या आएगा बताओ? टाइम, मास, डिस्टेंस. इनके बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में. लेकिन सबसे पहले मतलब ये मैं कहूंगा ये क्वांटिटीज ना कहकर, क्वांटिटीज कम कैटेगरी ज्यादा है दोनों, है ना बच्चों? क्वांटिटीज ना कह करके हम इनको कैटेगरीज कह सकते हैं कि एक स्केलर कैटेगरी है, एक वो क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन पे डिपेंड ना करते तो स्केलर की कैटेगरी में आएंगी. दूसरी क्वांटिटीज जो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो और मैग्नीट्यूड भी जिनका हो तो वो वेक्टर की कैटेगरी में आएंगे. क्लियर? किसी कैटेगरी में? वेक्टर और स्केलर की कैटेगरी में. पहले तो इनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए. तो आई थिंक मीनिंग आपको क्लियर हो गया. ठीक है, अब उसके बाद थर्ड, वेक्टर की जरूरत क्यों है? जरूरत तो हर चीज की होती है, बेसिकली डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड है ना. वेक्टर की जरूरत क्यों है? एक सिंपल सा पॉइंट है हमारा आज का. हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमारे दिमाग में सवाल होना भी चाहिए कि कोई भी क्वांटिटीज क्या है, क्यों है और कैसे वो काम करती है. व्हाट, व्हाई एंड हाउ. इन तीन प्रश्नों का जवाब आप अपने आप से हमेशा पूछा कीजिए. और जो स्टूडेंट्स इन तीन सवालों का जवाब अपने अंदर लेकर के चलेंगे, इन तीन सवालों को अपने अंदर लेकर चलेंगे पढ़ते वक्त कि कोई हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो मैं मानता हूं और मैं क्या मानता हूं, आप किसी से भी पूछ लेना जो स्कॉलर्स हैं, अच्छे जो पढ़े लिखे हैं, तो वो आपको यही कहेंगे कि आप श्योरली उस चीज के बारे में, उस कंसेप्ट के बारे में और अच्छे से जो है अपनी जो जो कंसेप्ट है और अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे. ठीक है, क्योंकि हमें फोकस, इसी को कहते हैं फोकस स्टडी. तरीके कई हैं फोकस्ड होने के, बस अल्टीमेटली वहीं पे आता है कि हाँ पढ़ना है. तो पॉइंट ये है कि स्केलर्स क्या हैं, वेक्टर्स क्या हैं. ये हो गया समझ में, आ गया समझ में. तो ये कैटेगरीज है. लेकिन वेक्टर की जरूरत क्यों है, अब इस पे हम आते हैं. व्हाई वी नीड वेक्टर्स. ठीक है, तो इसका सवाल देखिए, इसका जवाब देखिए आप. ये क्वेश्चन है ना कि व्हाई वी नीड वेक्टर्स, इसका जवाब देखिए क्या होगा. ये एक ऑब्जेक्ट है, ये यहां रखा हुआ है, इसका मास 5 kg है.
बात समझ में आ गई? तो अब इसको इस तरफ लेकर के जाना है। बात समझ में आ गई? तो जो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा वो ऐसे लगाएंगे, फोर्स इस तरफ लगाएंगे फोर्स, या इस तरफ लगाएंगे फोर्स? बताओ। F1, F2, F3 इन तीनों में से कौन सा सही है बॉडी को इस डायरेक्शन में ले जाने के लिए, टू मूव इन दिस डायरेक्शन? बताइए, सोचो। तीनों की वैल्यू मान लो 10 न्यूटन है। बताओ। यस, तीनों की वैल्यू 10 न्यूटन है। अब तीनों तरफ से फोर्स लग रहे हैं, यहां से यहां से यहां से, तो बॉडी को इस डायरेक्शन में कौन लेके जाएगा? अच्छा, तीनों एक साथ नहीं लग रहे, सॉरी, वन बाय वन, मतलब पहले ये लगाया फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे ये लगाया और थर्ड नंबर पे ये लगाया। तीनों एक साथ नहीं है। डायग्राम में दिखा बेशक मैंने तीनों एक साथ दिए, लेकिन नंबर दे रहा हूं मैं इनको। पहले ये लगाया, फिर दूसरा ये लगाया, तीसरा ये लगाया। तो बताओ आपको कौन सा लगता है कि कौन सा फोर्स बॉडी को राइट साइड में लेकर के जाएगा? 110 न्यूटन, यानी कि F1 बिल्कुल लेकर के जाएगा। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि बेशक आप बॉडी को 10 न्यूटन कहीं पर भी लगा रहे हो, लेकिन जिस तरफ से आप जिस तरफ बॉडी को ले जाना चाहते हो, आपको फोर्स उसी दिशा में लगाना पड़ेगा। ठीक है? तो यहां पे कौन सा फोर्स सही है? F1, बाकी दोनों गलत है डायरेक्शन के हिसाब से। अब दूसरा पॉइंट है ये, मान लीजिए कि कोई व्हीकल ठीक है, और उस व्हीकल की जो स्पीड है इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड है, और हमें इसकी स्पीड बढ़ानी है। ये एरो का मतलब ये इस तरफ जा रहा है, कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड से। हमें इसकी स्पीड बढ़ानी है, तो हमें फोर्स कहां लगाना चाहिए? इसी डायरेक्शन में, सो दैट स्पीड इंक्रीजेस। ठीक है? और अगर मुझे स्पीड कम करनी है इसकी, मान लो ये इसी दिशा में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, अब मैं अगर फोर्स इस तरफ लगा देता हूं तो उतना ही फोर्स, मान लो जितना फोर्स देना है उतना ही फोर्स देना है, तो उससे क्या होगा? स्पीड विल डिक्रीज। तो ये दोनों एग्जांपल से, तीनों एग्जांपल से आपने क्या सीखा? कि आप सिर्फ ये चीज सोचें कि मुझे सिर्फ बॉडी पे फोर्स लगाना है, कहीं भी लगाऊं बॉडी की स्पीड बढ़ जाएगी, या फिर ये सोचें कि कहीं भी फोर्स लगाएं बॉडी की स्पीड कम हो जाएगी। तो ऐसा गलत सोच रहे हैं, ऐसा गलत सोच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम फोर्स लगाते हैं उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है अप्लाई करने की, वो मैटर करती है। तो इसका मतलब फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है अप्लाई करने की, ये मैटर करती है। और इसका एग्जांपल आपके सामने है। अगर आप स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो आप बॉडी की दिशा में ही फोर्स लगाएंगे, along the direction of the body, if you want to increase the speed of the body. If you want to decrease the speed of the body, then you have to apply the force in opposite direction, and that you know very well, retardation is only occurred when the force is applied in opposite direction of the motion of the body. आई होप आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट एग्जांपल से मैं आपको और समझाता हूं कि हमें वेक्टर्स की जरूरत क्यों है। थर्ड एग्जांपल देखिए आप, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड एग्जांपल हो गया, एक थर्ड एग्जांपल हो देखिए। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है 10 kg, ठीक है?
अब आप ये बताइए कि एक फोर्स यहां से लग रहा है 10 न्यूटन और एक फोर्स इस तरफ से लग रहा है 10 न्यूटन साइमल्टेनियसली। अब ये अलग अलग नहीं है, यहां मैंने पहले क्लियर किया, ये दोनों एक साथ लग रहे हैं। टग ऑफ वार में क्या होता है, टग ऑफ वार में एक रस्सी होती है, ठीक है, रोप, उस रोप को दो तरफ से टीमें खींच रही होती हैं। अगर वो रस्सी वहीं की वहीं है तो इसका मतलब इस तरफ से भी फोर्स और इस तरफ से भी फोर्स बराबर लग रहा है। आप ये नहीं कह सकते ऐसे में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि अगर मेरा आपसे सवाल ये हो कि व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सर्टिंग ऑन द बॉडी एंड यू आर सेइंग दैट्स 20 न्यूटन, तो दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज़ द डायरेक्शन इज अपोजिट ना, द टोटल फोर्स इज 0, द नेट फोर्स इज 0, बिकॉज़ 10 न्यूटन आपने लगाया, 10 न्यूटन सामने वाले ने लगाया, तो क्या हुआ, कैंसिल आउट, दोनों कैंसिल आउट हो गए, 10 माइनस 10 0, अपोजिट डायरेक्शन होने से तो क्या हुआ, डायरेक्शन मैटर करना है। समझ में आया कि डायरेक्शन मैटर करती है? हाँ, तो इसका मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेक्टर की जरूरत क्यों है, क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं, तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड का मतलब है कि डायरेक्शन के साथ उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर आप 10 न्यूटन यहां से लगा रहे हैं, 10 न्यूटन यहां से लगा रहे हैं, 10 न्यूटन यहां से लगा रहे हैं और आपको ये कहे कि इस पे बॉडी पे 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो गलत है बिल्कुल। अगर मुझसे कोई ये कहे कि 10 न्यूटन यहां और लग रहा है, अब बताओ इस बॉडी पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है, तो मेरा जवाब होगा 10 न्यूटन। क्यों? क्यों? क्योंकि 10 और 10 बैलेंस कर रहे हैं दूसरे को। बात समझ में आ गई? हालांकि मैं आपको अगर बताऊंगा कि अर्थ का भी रिएक्शन ऊपर की तरफ, अगर हम एक्शन लगा रहे हैं अर्थ के ऊपर तो अर्थ का भी रिएक्शन है, जिसकी वजह से बॉडी मूव थोड़ी ना करेगी। अगर आप दबा रहे हैं ना बॉडी को, तो बॉडी मूव थोड़ी ना कर रही है, वहां मूवमेंट तो हो ही नहीं ना, क्योंकि अर्थ का रिएक्शन भी 10 न्यूटन ऊपर की तरफ आएगा। इन केस अगर बॉडी 1 kg है पर यहाँ पे 10 है, 10 किलोग्राम है, तो रिएक्शन ज्यादा होगा बॉडी का खुद का, लेकिन हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्री, मैं अभी अर्थ के एक्शन रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ जो बैलेंस कर रहे हैं। 10 न्यूटन ये नीचे की तरफ लग रहा है, इसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा तो 10 न्यूटन फोर्स आ गया, हाँ या ना? 30 न्यूटन ये 10 न्यूटन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और लास्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। क्या टॉपिक है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। कैसे? डायरेक्शन को शो करने के लिए एरो का इस्तेमाल करते हैं, एरो, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। एरो जिसके इस पार्ट को बोलते हैं टेल और इस पार्ट को बोलते हैं हेड। एक वो कोइन भी हेड और टेल होता है ना, लेकिन एरो के इस पार्ट को हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए,